विधि से गणना हम लोग किस सूत्र के द्वारा करते हैं? ईडी बराबर पी बाई क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। लेकिन अगर परसेंटेज में दिया हुआ हो तो इससे क्या करेंगे हम लोग? ईडी बराबर पी बाई क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी 100 से गुना। यदि क्वेश्चन प्राइस में प्रतिशत चेंज तथा क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज, मूल्य में एवं मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। अगर प्रश्न में सिर्फ प्रतिशत में परिवर्तन हो मूल्य और मांग की मात्रा में, तब हम लोग इस सूत्र के प्रयोग से मांग की लोच की गणना करते हैं। अब हम लोग दूसरी विधि की ओर चलते हैं। ज्यामितीय विधि से मांग की लोच किस प्रकार ज्ञात की जाती है? मान लिया डायग्राम 1 में डी मांग वक्र हो और उसके किसी एक बिंदु पर मान लिया जाए यह सी बिंदु है, तो सी बिंदु पर मांग की लोच क्या हो? इसे कैसे ज्ञात करते हैं? डी मांग वक्र है, सी बिंदु पर मांग की लोच क्या हो? इसे ज्ञात करने के लिए मांग वक्र को आप दोनों अक्ष की ओर टच कर देंगे और अगर इसी प्रकार टच किया हुआ है मांग वक्र, तो आप देख रहे होंगे सी बिंदु से एक ऊपर रेखा खंड हो गई और सी बिंदु के वक्र। तो ज्यामितीय विधि से मांग की लोच निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। डी मांग वक्र के किस बिंदु पर? सी बिंदु पर। इसे आप ये देख रहे होंगे ऊपर का भाग है और एक
नीचे। तो इन्हीं दो रेखाखंड मान लेते हैं, यह रेखाखंड बन गया ए बी। तो माप वक्र का निचला भाग या हिस्सा बटा माप वक्र का ऊपरी भाग। अर्थात इस डायग्राम 1 में ए बी अगर माप वक्र है तो सी बिंदु का ज्ञान करना है। तो सी बिंदु से ऊपर का हिस्सा और सी बिंदु से नीचे का हिस्सा। नीचे का हिस्सा क्या है? सी बी बाय ए सी। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इस सूत्र के द्वारा हम लोग मांग की लोच ज्ञात करते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन आप लोग बना ले। मान लीजिए ए बी 10 सेंटीमीटर मान लिए हैं और सी बिंदु ए बी पर कोई एक सी पॉइंट है। ए सी या सी बिंदु मिड पॉइंट मान लो, अर्थात मध्य बिंदु। सी क्या है? मध्य बिंदु है। तो मांग की लोच क्या होगी? ए से लेके बी तक टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ए से सी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और सी से बी 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है? मांग वक्र का निचला भाग निचला हिस्सा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना हो गया? मांग की लोच ए। मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है? एक होती है। इकाई लोचदार मांग की लोच। मांग की लोच के माप के प्रकार। हम लोग मांग की लोच पढ़ चुके हैं। मांग की लोच 5 प्रकार के होते हैं। पूर्ण बेलोचदार मांग की लोच, बेलोचदार मांग की लोच, इकाई लोचदार या बेलोचदार मांग की लोच, लोचदार मांग की लोच और पूर्ण लोचदार मांग की लोच। लेकिन कोई वस्तु की कीमत लोचदार है, पूर्ण बेलोचदार है, उसमें क्या अंतर होगा, उसकी गणना कैसे करेंगे? तो उसके लिए 3 विधियां हैं। पहली आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। दूसरी ज्यामितीय विधि और तीसरी कुल व्यय विधि। जैसा कि आप जानते हैं मांग की लोच क्या बताता है? मांग की लोच क्या बताता है? मांग का नियम यह बताता है कि मूल्य में परिवर्तन से वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा, लेकिन कितना यह मांग का नियम नहीं बताता है। कितना परिवर्तन होगा इस चीज को स्पष्ट करता है मांग की लोच। तो मांग की लोच आपको क्या बताएगा? मांग की लोच की परिभाषा हो गई मूल्य में परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाला
परिवर्तन की मांग, परिवर्तन की मांग, मांग की लोच कहलाता है। मूल्य में परिवर्तन से किसमें परिवर्तन होगा? मांग की मात्रा में। जो परिवर्तन होगा उसकी मांग क्या कहलाएगी? मांग की लोच। लोच। तो मांग की लोच का सूत्र क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसी परिभाषा से इसके फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप देखेंगे किसमें परिवर्तन हो रहा है? मूल्य में। तब किसमें होगा? मांग की मात्रा। मूल्य में परिवर्तन से किसमें परिवर्तन होगा? मांग की मात्रा में। मांग की मात्रा में। मात्रा में। कैसा परिवर्तन होगा? आनुपातिक। यहां भी मूल्य में कैसा परिवर्तन होना है? आनुपातिक परिवर्तन। अनुपात याद रखिएगा, अर्थात रेशियो। तो मूल्य में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन कैसे होगा? मान लेते हैं कोई वस्तु का मूल्य, प्राइस शुरू में 100, बाद में मान लेते हैं 90 हो गया। शुरुआत का मूल्य और एक क्या होगा? बाद का मूल्य। इन दोनों में अंतर कितना हुआ? 10 का अंतर हुआ। माइनस। तो ये होगा हमारा आनुपातिक परिवर्तन। ये नहीं कि 90 हो गया। आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा? -10। उसी प्रकार मात्रा में भी क्या होगा? परिवर्तन। मान लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड थी 100, फिर प्राइस कम हुआ तो मांग कुछ बढ़ गया, मान लेते हैं 120 इकाई, क्योंकि मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो क्वांटिटी में क्या चेंजिंग हुआ? 20। तो आनुपातिक परिवर्तन क्या हुआ? -20। कोई दिक्कत? नो। तो आप इस चीज को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य मूल्य में परिवर्तन। इसी प्रकार मांग की मात्रा, आनुपातिक परिवर्तन आप किस प्रकार लिख सकते हैं? एक शुरुआत का मांग की मात्रा होगी आरंभिक मांग, और बाद के मांग की मात्रा। अब इन चारों को हम लोग एक सिंबल से दर्शाते हैं। आरंभिक मूल्य, मूल्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं? P से। परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं। और किसमें परिवर्तन हो रहा है? मूल्य में। तो डेल्टा P। इसी प्रकार आरंभिक मांग की मात्रा मात्रा। Q
मांग की मात्रा में परिवर्तन डेल्टा क्यू। और मांग की लोच आप जानते हैं किससे दर्शाते हैं, मांग की लोच ई डी। ईडी। तब मांग की लोच के स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। अब मांग की लोच ईडी बराबर क्या हो गया, आरंभिक मूल्य पी। किससे दर्शाएंगे हम लोग, पी से। उसके बाद है मूल्य में परिवर्तन डेल्टा पी। फिर आरंभिक मांग क्यू क्यू। बाय डेल्टा क्यू। क्यू। ईडी इक्वल टू पी बाय डेल्टा पी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर है डेल्टा क्यू बाय क्यू। या ईडी इक्वल टू पी, एक जगह कर देते हैं एक जैसे को क्यू, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू बाय क्यू बाय डेल्टा डेल्टा पी। पी। यह हमारे मांग की लोच की आनुपातिक विधि से गणना के सूत्र हैं। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए आनुपातिक विधि से मांग की गणना किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले मांग की लोच क्या है लिखेंगे, फिर मांग की लोच को हम निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, यहां तक आपको बताना। स्टॉप कर दे।